कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल क्यों नहीं पाती है? बहुत सारे लोग जो तय कर रहे हैं वो उनमें से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत को जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि वो मजबूरी में पार्टी छोड़कर गए। गुजरात के बारे में क्या राय है? राहुल जी ने भी व्यक्तिगत रूप से चैलेंज लिया है कि गुजरात में तो अब बीजेपी को हराना है और ये संभव है। वहाँ पे वोट चोरी भी तभी होती है जब आपके घर का ताला खुला हो। चोरी तभी होती है ना। समस्या ये है कि चौकीदार से लेके पुलिस तक सब कॉम्प्रोमाइज बीजेपी के साथ हो गए। तो आपका ताला खुला हो या बंद हो, चोरों की तो एक पूरी फौज तैयार हो गई और उसे चुराया। संगठन की दिशा में कुछ काम हो रहा है? अभी दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठाया कि संगठन बहुत कमजोर है। संगठन आप दिल्ली से ठीक नहीं कर सकते, संगठन आप राज्य की राजधानी में बैठ के ठीक नहीं कर सकते। संगठन ठीक करने का जो कोर है, जो फोकस एरिया है, वो जिला है। तो हमने जो शुरुआत की है, जो राहुल जी और खड़गे जी का कहना है कि भाई आप जिस लेवल से ठीक कर सकते हो उस लेवल से काम करना शुरू करो। और कई लोगों ने तो प्रियंका वर्सेस राहुल की भी बात की। पार्टी किस रूप में देखती है इस चीज को? नमस्कार, अमरउजाला.com के कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री आपसे रूबरू हूँ एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कभी मीडिया में भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, राज्यसभा के सीईओ रहे हैं टीवी के, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी रहे हैं, और इस वक्त कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर बहुत सक्रिय हैं। और इस वक्त वो एआईसीसी इंचार्ज हैं, परमानेंट इन्वाइटी हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, और बड़ा जाना माना पहचाना चेहरा है टेलीविज़न चैनल्स पे। जब आप कांग्रेस की कोई मीटिंग देखते हैं, चाहे वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की मीटिंगें रही हों, या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस की फॉरेन प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, किसी भी बड़े चेहरे के साथ वो चेहरा आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि वो सबके भरोसेमंद हैं, सबके विश्वास पात्र हैं। और वो शख्सियत हैं श्री गुरदीप सप्पल। गुरदीप सप्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार और आपने समय निकाला। नए साल में कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल शुरुआत में ही एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। जो मनरेगा का जो बिल था, जिसको सरकार ने बदल करके बीबीजी राम जी कर दिया, उसका कुछ नाम बदल दिया और उसके सारे प्रावधान भी बदल दिए। एक तरह से नया, जैसे एसआईआर का बता रहे हैं कि एक वोट आपका नया वोटर बनना है, वैसे वो मनरेगा पुराना ख़त्म हो गया और नई स्कीम लॉन्च हो गई, उसको रिप्लेस कर दिया एक तरह से। तो पहली बात तो ये है कि उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। पूरा प्रोग्राम दे दिया है आपने, बड़े व्यापक स्तर पर प्रोग्राम दिया है, पूरे करीब 45 दिन का जो है उसमें आंदोलन है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करिए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार ने दिया तो है, उसमें 125 दिन का रोजगार है, 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते में पेमेंट है, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बड़े देखने में सुनने में अच्छे लगते हैं। तो फिर किस बात का विरोध? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें मुख्य तौर पे। एक, ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर 90% पैसा जो सेंटर देता था आपके मजदूरी का जी। अब इन्होंने कर दिया कि 40% राज्य को देना है। ऑलरेडी राज्यों का जीएसटी के बाद से हाल बुरा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है। और यहाँ तक कि जो राज्य बहुत बड़े हुए हैं औद्योगिक रूप से, जिनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको भी जीएसटी नहीं मिलता, क्योंकि जीएसटी उस राज्य को मिलता है जहाँ कंजम्पशन होता है। तो उत्तर प्रदेश कुछ पैदा नहीं करे, लेकिन चूंकि आबादी ज़्यादा है तो जीएसटी ज़्यादा मिलेगा। तमिलनाडु पैदा करेगा लेकिन उसकी आबादी में सारा कंजम्पशन नहीं होगा तो उसको कम मिलेगा। ये तो दक्षिण भारत का हमेशा इस बात ये तो एक इशू है। दूसरा, लगातार वो राज्यों के रिसोर्सेज को शिकंजा कस रहे हैं। राज्यों की हालत खराब है, विशेष तौर पे जो विपक्ष के राज्य हैं, और उस पर अब आप ये चाहते हैं कि वो 40% पैसा दें। वो पैसा होगा ही नहीं। जब पैसा होगा नहीं तो स्कीम खुद ब खुद बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो मोदी सरकार वो चाहती नहीं है कि ये स्कीम चले, तो बैक डोर से उसने बंद करने की कोशिश की है। सीधे तो बंद नहीं कर सकते थे। तो आपने सिचुएशन ऐसी बना दी कि ना पैसा होगा, ना मजदूरी मिलेगी, ना काम होगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब से मनरेगा बना विनोद जी, तब से एक शिकायत इंडस्ट्री की और बड़े जमींदारों की लगातार है कि मनरेगा की वजह से जो मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि मजदूरों को मनरेगा में ज़्यादा मजदूरी मिल रही है। अब मजदूर नहीं मिलते, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि मजदूरी को कहीं और पैसा ज़्यादा मिल रहा है,
या इंडस्ट्री पहले उनको कम पैसा दे रही थी पैसा दे रही बाजार से, आप एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसी पे देना चाहती है। अब चूंकि कहीं और पैसा मिल रहा है तो इंडस्ट्री का एक्सप्लॉइटेशन रुका उस समय। यही बड़े जमींदारों के साथ भी बड़े जमींदारों के साथ भी यही हुआ। तो इसको लेके लगातार दबाव पिछले 15 साल से बनाया जा रहा था कि मनरेगा की मजदूरी को आप कम कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, ताकि सस्ता मजदूर बड़े ज़मींदार को और इंडस्ट्री को मिलना जारी रहे। और ये सस्ते मजदूर की बात है, आप इसमें मोदी सरकार ने अनायास नहीं किया। आप ये देखिए कि 2004 में आपके अमर उजाला के अंदर एक टेक्नीशियन की सैलरी 4000 होती होगी 2004 में। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो वो सैलरी 40,000 हो गई थी। ये आपका यहाँ का रिकॉर्ड है। और आज वो सैलरी 50,000 हुई होगी 12 साल बाद। वहाँ 10 गुना बढ़ी थी और पिछले 12 साल में बमुश्किल 20% 22% बदली है। आईटी सेक्टर के अंदर जो 30,000 रुपये पे एंट्री होती थी विप्रो में, इन्फोसिस में, इन कंपनी में 2014 में, आज 2026 में भी 30,000 रुपये एंट्री होती है। सैलरी से ही बढ़ी है। तो मोदी सरकार ने कॉन्शियस तौर पे पूरे देश के अंदर सैलरीज को दबा के रखा है। इवन नेशनल जो न्यूनतम सैलरी है वो 2017 के बाद बढ़ी नहीं है, वो स्टेगनेंट है। राज्यों ने बढ़ाई है, नेशनल नहीं बढ़ी है। तो ये लोग चाहते नहीं हैं कि लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़े। और मनरेगा चूंकि वो सिचुएशन बना रहा था बार बार, तो अब उन्होंने एक फैसला कर दिया कि जब मनरेगा की पीक डिमांड होगी, मतलब जब मजदूरों की पीक डिमांड होगी साल में, उन 60 दिनों में आप मनरेगा नहीं लगा सकते। खेती का काम होगा, जब खेती का होगा, इंडस्ट्री का होगा, वो राज्य को तय करना है। यानी साल में 60 दिन मनरेगा का काम अब नहीं मिलेगा। तो उसमें तो मनमानी दरों पर लोग, मनमानी दरों पे अब वो लोगों का। तो आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन दोबारा शुरू होगा और फायदा उनका होगा जो इंडस्ट्री और जो उद्योगपति जो कम दाम पे काम कराना चाहते हैं। और ये लगातार एक पूरी नीति के तहत है। जैसे मैं आईटी में बोलूँगा कि आईटी के अंदर बड़ी आईटी कंपनीज, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, उनका मुनाफा 12 साल में 11 साल में 10 गुना बढ़ा है, लेकिन तनख्वाह सेम है। तो ये अनायास नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो तनख्वाहें बढ़ रही थी लगातार हर साल, अब नहीं बढ़ती हैं। अब वो काम इन्होंने मनरेगा मजदूरों के साथ भी कर दिया है। देखिए, मनरेगा का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था। मैं तो पार्लियामेंट में हम लोग कवर करते थे उस समय भी। लेकिन आंदोलन जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कायदे से तो सारे विपक्षी दलों को आपको साथ में लेना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं आप दूसरे जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको भी इस मूवमेंट में शामिल कर रहे हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है उसके अंदर हम लोगों ने तय किया कि हमारी पार्टी अपना कार्यक्रम देगी। हमने अपना कार्यक्रम दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी एलआई के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी के तौर पे कोई भी आंदोलन हम अपनी क्षमता के आधार पे अब चलाने की बात करते हैं, जो जरूरी है। और फिर बाकी सबका स्वागत है, उसकी अलग प्रक्रिया चलेगी। मतलब कहने का कि ये जो है आपको कोई मतलब ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इनिशिएटिव कांग्रेस पार्टी का है ये आंदोलन का जो है। बिल्कुल। तो ये 45 दिन तक आंदोलन चलेगा। उसके बाद इसका जो भी कल्मिनेशन होगा फाइनली, तो एक प्रोग्राम पूरा आ गया है। अब मनरेगा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हो रहा है, देखिए लोकसभा चुनाव जब हुए थे उसके बाद जो नतीजे आए तो बहुत उत्साह बढ़ा कांग्रेस का। 44 से 53 से 99 सीटें। और अगर पप्पू यादव को भी मिला लें, चूंकि ऑफिशियली तो कांग्रेस पार्टी में है वो, ऐसे 2 लोग, पप्पू यादव और एक महाराष्ट्र से भी हमारे दिल्ली जीते, तो 101। तो 101 हो गए। मान लीजिए एक शगुन का जो नंबर है वो मिल गया। बहुत खुशी थी और उम्मीद थी कि फिर हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ऐसे नतीजे आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आए थे। लेकिन हुआ उल्टा। हरियाणा आप हार गए, जबकि लग रहा था कांग्रेस जीत रही। महाराष्ट्र आप हार गए। उसके बाद झारखंड आप जीते, लेकिन उसका श्रेय जेएमएम को मिला। जम्मू कश्मीर भी अपोजिशन जीता, लेकिन उसका श्रेय नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। उसके बाद दिल्ली और बिहार में भी हालत कांग्रेस की तो बहुत ख़राब रही। दिल्ली में तो एक भी सीट नहीं आई और बिहार में भी 6 सीट पे आई। अब आप तो वही कहेंगे कि साहब वोट चोरी हो गई इसलिए हार गए, लेकिन चलिए वोट चोरी का आरोप राहुल जी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं उससे थोड़ा, क्या इसको लेकर के कांग्रेस ने अपने अंदर भी कोई असेसमेंट किया कि हमारी भी तो कुछ कमजोरियां रही होंगी? वोट चोरी भी तभी होती है जब आपके घर का ताला खुला हो। चोरी तभी होती है ना जब घर का ताला खुला हो और सुरक्षा, यानी पार्टी के अंदर भी अपनी कमजोरी है, उसका फ़ायदा सामने वाला उठा लेगा।
देखिए, इतना सिंपल नहीं है कि हमारे घर का ताला खुला है और चोरी हो गई। यहाँ समस्या ये है कि चौकीदार से लेके पुलिस तक सब कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी के साथ हो गए। तो आपका ताला खुला हो या बंद हो, चोरों की तो एक पूरी फौज तैयार हो गई और उसने चुराया। लेकिन राजनीति में अगर हम आगे भी राजनीति करना चाहते हैं कांग्रेस के तौर पे, तो निश्चित तौर पे हम केवल यहाँ पे रुक नहीं सकते कि हाँ वोट चोरी हो गई, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम ये बोलें तो फिर चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेके काफ़ी मनन भी है कि जब तक हम ज़मीन पे अब काम नहीं करते हैं, जनता के मुद्दों को हम नहीं उठाते हैं, तब तक बीजेपी की जो मशीनरी है उसको उससे पार पाने में चुनौती ज़्यादा बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई है विनोद जी, कि इस देश के अंदर धीरे धीरे करके कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेली विपक्ष का पोल बच रही है। आज आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है जिसके बारे में लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? वो केवल कांग्रेस है। आज आप आंध्रा में देखिए, हम 0 पे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए अपोजिशन की स्पेस बचती है। आप उड़ीसा में देखिए तो कौन अपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? वो केवल हमारी है। बिहार में नई जमीन खुली है। अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। उन संभावनाओं को कन्वर्ट करने के लिए संगठन भी चाहिए, उन संभावनाओं को कन्वर्ट करने के लिए आंदोलन भी चाहिए, और उन संभावनाओं को कन्वर्ट करने के लिए बेहतर प्लानिंग भी चाहिए। और लगातार इसके ऊपर बात पार्टी के अंदर हो भी रही है, क्योंकि इसके बिना एक वॉर मशीन की तरह चले बगैर चुनाव को हम केवल बीजेपी की झोली में डाल दें, ये संभव नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के अंदर एक मॉरल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में डेमोक्रेसी के लिए जितनी बुलंद आवाज़ राहुल जी की और खड़गे जी की है, उतनी और तो किसी की नहीं है। लेकिन वो आवाज़ एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है, उसको कन्वर्ट करने का काम पार्टी स्ट्रक्चर का है, पार्टी स्ट्रक्चर का है। तो संगठन की दिशा में कुछ काम हो रहा है? अभी दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठाया कि संगठन बहुत कमजोर है। हालांकि उन्होंने जो पिक्चर शेयर की थी वो थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी को असहज करने वाली थी, क्योंकि उसी दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी थी। लेकिन सवाल तो उनका जायज़ था संगठन को लेकर के। तो उस दिशा में पार्टी क्या सोच रही है? थोड़ा सा आप उसको ये भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है, और संगठन को मजबूत करने की बात अब नहीं, पिछले साल दिसंबर में बेलगाम के सम्मेलन में हमारी हो गई थी। और उसके बाद से दशकों के बाद, इनफैक्ट अगर आप देखें तो 78-79 के बाद पहली बार नए सिरे से जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और आधे से ज़्यादा राज्यों में बन भी गए हैं। उनको नई पावर दी जा रही है। वो पावर इसलिए दी जा रही है कि संगठन आप दिल्ली से ठीक नहीं कर सकते, संगठन आप राज्य की राजधानी में बैठ के ठीक नहीं कर सकते। संगठन ठीक करने का जो कोर है, जो फोकस एरिया है, वो जिला है। तो हमने जो शुरुआत की है, जो राहुल जी और खड़गे जी का कहना था कि भाई आप जिस लेवल से ठीक कर सकते हो उस लेवल से काम करना शुरू करो। हो सकता है उसके अंदर कुछ 19-20 रह भी जाए, क्योंकि जब आप इतना बड़ा वो करते हैं, लेकिन लार्जली ये काम अब पटरी पे है। और इस साल के अंत तक लगभग इस साल के मिड तक सभी राज्यों के अंदर नए जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। वो जो स्थिति होती थी कि कई बार 10 साल तक जिलाध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, वो सब बंद होगा। और इमीडिएटली बाद जिलाध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक और मंडल के लोग भी, कमेटियां भी बननी शुरू हो गई हैं। और इन जिलाध्यक्षों को और ब्लॉक मंडल को काम देकर काम की मॉनिटरिंग का भी एक सिस्टम क्रिएट हो गया। इनको एम्पावर भी करेंगे, एम्पावर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट लोकल बॉडी में उनकी जो कैंडिडेट होंगे उसमें जिलाध्यक्ष की चलेगी, उसका एक से रहेगा। यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी जो हमारी टिकट निर्धारण की समिति है, उसमें उस जिले का अध्यक्ष बैठेगा। ये केवल इसीलिए किया गया ताकि नाम नीचे से जो आएंगे ताकत मिले, संगठन को ताकत मिले। अभी हमारा जो संगठन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए और एमपी का सेंट्रिक है। जी। अब समस्या है कि एमपी भी कम हो गए, एमएलए भी कम हो गए। हाँ। तो वो स्ट्रक्चर अब काम नहीं कर रहा है। तो स्ट्रक्चर को एमपी एमएलए सेंट्रिक से हटाकर पार्टी सेंट्रिक अब जिलाध्यक्ष सेंट्रिक कर रहे हैं। तो इसमें वक्त तो लगेगा। ये इतना बड़ा काम है कि अगर हम ये सोचे कि ये रातों रात हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन इस दिशा में अब कदम जरूर हो गए और ये काम होने लगा। गुरदीप जी, कुछ चीज़ें कांग्रेस के बारे में कही जाती हैं, और मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कांग्रेस के जो नीति निर्धारण की जो बॉडी है उसके आप मेंबर हैं, वर्किंग कमेटी के भी हैं और एआईसीसी इंचार्ज भी हैं, और
आपका जो इस तरह से आपका संवाद है टॉप लीडरशिप के साथ, उनके साथ आप एक्टिव हैं, कि तो कांग्रेस को लेकर 2 या 3 चीज़ें बड़ी आरोप कहें या शिकायतें कहें, कांग्रेस वर्कर की भी शिकायत है। एक तो कांग्रेस में फैसले बहुत देर से होते हैं, इतने देर से होते हैं कि जब उनका प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। दूसरा, कांग्रेस एक राज्य का इलेक्शन होता है, जीते या हारे, उसके बाद उस राज्य की फाइल बंद हो जाती है। वो फाइल खुलती है जब 4.5 साल हो जाते हैं। गुजरात अब 2017 में इतना बढ़िया लड़े, उसके बाद फाइल बंद हो गई, भूल गई गुजरात कोई राज्य है, और फिर खुलती है आगे 2022 में, तब तक सब हाथ से निकल चुका होता। हर राज्य के बारे में ऐसा होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, उसका कांग्रेस के आम वर्कर्स के साथ संवाद लगभग टूट चुका है। वो ठीक है, राहुल जी जाके मोटर मैकेनिकों के बीच में बैठ जाएं, वो जा करके मखाना किसानों के बीच में कूद पड़े, या वो चले, वो आप आम जनता से वो, लेकिन एक जो कांग्रेस का कॉमन वर्कर है, जो फुट सोल्जर होता है किसी पार्टी का, उसके साथ कांग्रेस के टॉप लीडर्स में, अकेले राहुल जी नहीं, बाकी और भी जो टॉप लीडर, उनकी संवाद की जो कड़ी है वो काफ़ी टूट चुकी, जो इंदिरा जी के ज़माने में थी, राजीव जी के ज़माने में थी, और सोनिया जी भी जब युवे तब भी थी। ये 3 शिकायतें कांग्रेस के वर्कर भी करते हैं और कांग्रेस के समर्थक भी करते हैं। देखिए, कुछ तो वजह होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो वजह होती हैं जिसकी वजह से आपकी पार्टी का ग्राफ गिरता है। लेकिन पिछले 2-3 साल में आप देखें तो इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। राहुल गांधी ना केवल भारत जोड़ो यात्रा में, बल्कि दूसरी यात्रा में, और उसके बाद अभी जैसे डीसीसी नए बन रहे हैं, तो 10 दिन का कैंप लगाया जा रहा है उनकी ट्रेनिंग का, जिसमें राहुल जी खुद 2-2 दिन बैठ के सबसे और सबके परिवार वालों से मिल रहे हैं। तो जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके साथ ये एक्सेस की दूरी को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी बात, ये आप भी मानेंगे और आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सबको सहज उपलब्ध है मिलने के लिए, और वो दिन भर मिलते हैं लोगों से और सीधी बातचीत भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें, राहुल जी का मिलना संगठन के पदाधिकारियों से लगातार अब, और खड़गे जी का मिलना, ये प्रक्रिया कई बार हम नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रक्रिया अब लगातार चल रही है। यही नहीं, आप ये देखेंगे कि हर महीने और आने वाले दिनों में भी ये होने जा रहा है, राज्य की पूरी लीडरशिप के साथ खड़गे जी, राहुल जी पूरा दिन बैठ रहे हैं। और ये पिछले कई महीनों से, 1-1.5 साल से शुरू हुआ था, धीरे धीरे गति पकड़ता गया है। और वो मीटिंग, जो कि मैं उसमें रहता हूँ, वो मीटिंग कई बार 8-8 घंटे चलती है, और हर एक को बोलने का पूरा, और लोग वो सब बोलते हैं कि अगर कोई बाहर से अगर आदमी सुनेगा तो कहेगा, अरे राहुल जी और खड़गे जी के सामने हमारे लीडर ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। मैं और पार्टीज को भी जानता हूँ, मैंने संसद का कार्य देखा है 10 साल, और में ये नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया अंदर चेंज हुई है, ये प्रक्रिया बहुत उत्साहवर्धक है, और आने वाले दिनों में सभी राज्यों के लीडर्स के साथ ये और तेजी से बढ़ने जा रहा है। क्योंकि ये बात सच है कि लीडर्स को मिलना बहुत ज़रूरी, कार्यकर्ताओं को मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये पद्धतियाँ स्ट्रक्चरल रूप से बनाएगी। थोड़ा सा राहुल जी का ये रहता है कि जो भी आप करें एक सिस्टम के तहत करें, ये नहीं हो कि आप मुझे जानते तो आप मिलने आ गए, ये नहीं जानते तो ये मिलने क्यों आए। वो एडोकिज्म को ख़त्म करने के लिए कई बार इस तरह का होता है कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं, और इतने बड़े पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट हो जाएगा तो ये समस्या नहीं रहती है। तो ये काफ़ी हद तक समस्या दूर हुई। अब दूसरी बात आपने की कि चुनाव में आप डिले करते हैं, ये भी, इस पे भी लगातार बात हो रही है। बल्कि इसमें मैं एक और भी चीज़ जोड़ूंगा, जो हम बार बार पार्टी के अंदर बात हो रही है, कि ना केवल तैयारी बल्कि सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर भी हम लोग कम काम किए जी। दोनों चीज़ हमारी पार्टी की ऐसी है, जो कमियां रही उसके अंदर इंटरनल बातचीत हुई, उस पर काम शुरू हुआ। अब आप देखिए, उत्तराखंड का चुनाव या पंजाब का चुनाव भी 1 साल बाद होना है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश तैयारी शुरू कर दी है। हाँ। उत्तर प्रदेश का अब तैयारी शुरू हो रही है, ठीक है ना। असम में आप कई महीने पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे फोर्स पे लग गई है। केरल में हम साल भर से पूरे फोर्स के साथ लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब, ये बात बिल्कुल सच है कि आखिरी 15 दिन में आप बीजेपी से चुनाव जीत लें, ये काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। आपको नैरेटिव बनाना, आपको अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना, पब्लिक तक जाना, इसके लिए वक्त लगेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन, ये वक्त लगेगा।
तो इसलिए ये प्रक्रियाएं शुरू की। जैसे पहले आप देखिए कि हमारी पार्टी में जो टिकट डिसाइड करने से पहले जो समिति होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी चुनाव की घोषणा से 15-20 दिन पहले बनती थी। ये हमारे यहाँ होता था। अभी जो इस साल चुनाव होने हैं उन सब की स्क्रीनिंग कमेटी भी बन गई, हाँ, कई महीने पहले बन गई, 3-4 महीने हैं अभी। हाँ, तो कई महीने बन गई। तो ये इस बात का संकेत है कि जो आप बात कर रहे हैं उस बात को पार्टी भी समझ रही है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में रातों रात कोई क्रांतिकारी चेंज करके आप जो कुछ है उसको भी खत्म करेंगे, वो संभव नहीं होता। एक इवोल्यूशनरी चेंज होता है और ये चेंजेस पार्टी के अंदर अब शुरू हुए हैं। इनफैक्ट आपने गुजरात की बात की थी, जी। तो गुजरात का जो पूरा कार्यक्रम अभी तो शुरू हो गया है। 10 दिन की हमारी वहाँ ट्रेनिंग हुई, राहुल जी खुद गए, वहाँ पे भी पदयात्राएं शुरू हुई। वो अभी 2 साल है चुनाव में, लेकिन ज़मीन पे और सब काम शुरू हो गया है। एक और सवाल है, कांग्रेस में देखा जाता है कि जो स्टेट लीडर्स हैं उनके बीच जो इनफाइटिंग है, उस पर जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं उदाहरण के लिए, जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में राजस्थान में जितना झगड़ा हुआ कि आपने स्टेट खो दिया तमाम काम करने के बावजूद। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और भूपेश बघेल का झगड़ा, वहाँ भी नुकसान हुआ आपको। मध्य प्रदेश आपके सामने यही जो थे, सिंधिया इसीलिए चले गए, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह तो चुनाव के टाइम भी कपड़े फाड़ रहे थे एक दूसरे के। कर्नाटक में ताजा अभी डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया का मसला, हरियाणा में शैलजा और हुड्डा के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हुई इन चुनाव के वक्त, तो और लीडरशिप इस पर लगाम नहीं लगा पाती और प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाती है। पंजाब में यही हुआ कैप्टन साहब और उनके बीच में। तो ये भी तो एक बड़ा कारण है आप लोगों का, आपकी पार्टी की पराजय का, हारने का। अलग अलग विचार के लोग अलग हर पार्टी में होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो शंकर सिंह वाघेला से लेके और कलराज मिश्र तक और कल्याण सिंह तक से लेके और कल्याण सिंह तक सारे और उमा भारती तक सब आपने देखा। इवन राज्यों की जो पार्टियां हैं, तो गुजरात में बड़ा विद्रोह हुआ था। तृणमूल तो मोदी जी जब वहाँ थे तो उनके खिलाफ भी बिल्कुल एक बीजेपी की एक बड़ा सेक्शन जो है केशुभाई पटेल वाला जो है, तो ये सब चलता था। अगर आप देखो तो तेलुगु देशम के अंदर जब वो सत्ता से बाहर गए तो विद्रोह हुआ। अगर आप देखिए तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी गुट बने रहते हैं। अगर आप देखिए तो अकाली दल के अंदर भी होते हैं। अगर आप हर पार्टी के अंदर है। होता क्या है, जब आप केंद्र में सत्ता में होते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के तौर पे मैं ये बात बोलूँगा, तो आपके पास 2 लेवल की पावर होती है। तो आप लोगों को एडजस्ट करने की ताकत रखते हैं कि किसी को यहाँ तो किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, तो किसी को कुछ और दे दिया, किसी को सेंटर में एडजस्ट कर दिया। आपके पास एक एल्बो रूम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ताकत होती है या हंटर होता है, वो नहीं। एल्बो रूम होता है अलग अलग लोगों को एडजस्ट करने का। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो देने के लिए होता नहीं, तो ये ज़्यादा दिखता है। तो ये हर पार्टी में भारत में हुआ है और इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा मान के मुझे लगता है बात करना चाहिए। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो अब मध्य प्रदेश आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पावर में रहती थी तो अर्जुन सिंह, विंध्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, सिंधिया जी, उसके बाद वोरा जी, इतने सारे कद्दावर नेता थे। अब उतने गुट हैं? अब तो नेता ही नहीं कोई दिखाई पड़ रहा है। सवाल ये नहीं, हर पुराने 2 नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को छोड़ करके हर स्टेट के अंदर जब आप सत्ता में रहे तो और बड़े गुट होते थे। तो जब सत्ता में और विपक्ष के अंदर पार्टी के ग्रुप्स को मैनेज करने की फिलॉसफी अलग होती है और कई बार वो चेंज ओवर करने में डिले होता है, तो उसका कई बार नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा सफल हो, ये जरूरी नहीं है। ये पूरे देश में हमारे ये भारतीय राजनीति की खूबी है। ये कहना चाह रहे हैं पावर का मैग्नेट जो है वो बहुत जरूरी है पार्टी को एकजुट रखने के लिए। मैग्नेट ही नहीं, एक कोर पावर का वो भी हेल्प करता है आपको पॉलिटिक्स के अंदर अंतर्द्वंद को मैनेज करने में। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये अंतर्द्वंद होते हैं। पॉलिटिक्स तो एक लेवल पे आइडियोलॉजी का खेल होता है, दूसरी लेवल पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का खेल है। अभी हाल में लोकसभा का जो सत्र हुआ तो उसमें जो प्रियंका जी ने वंदे मातरम पे जो भाषण दिया और जिस तरह उन्होंने सत्ता पक्ष को पूरा निशाना साधा और नेहरू जी पे उन्होंने कहा कि वंस फॉर ऑल एक बार सेटल कर दीजिए, तो बड़ी सराहना हुई उनके भाषण की।
और उसके बाद ये कयास लगने लगे कि जो है अब प्रियंका जी को कोई बड़ी भूमिका मिलने वाली है, बड़ी भूमिका मिलने वाली है। और कई लोगों ने तो प्रियंका वर्सेस राहुल की भी बात की। पार्टी किस रूप में देखती है इस चीज़ को? देखिए, प्रियंका जी हमारी पार्टी में लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। भाषण देने पे उनकी पकड़ है और ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ। जब पहली बार मैं किसी एक मीटिंग में प्रियंका जी से मिला था ज़िंदगी में, तब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी। तो कोई एक पैम्फलेट ड्राफ्ट होना था और वो हिंदी के अंदर था, और ड्राफ्ट हुआ तो ये हुआ कि प्रियंका जी को दिखा देते हैं। तो प्रियंका जी ने मोबाइल पे खोला और उसमें उन्होंने एडिटोरियल चेंजेस किए, करेक्शंस किए, और हिंदी के टाइप बोर्ड पे हिंदी की टाइपिंग करके किए। अरे वाह! अब आप देखिए, हिंदी की टाइपिंग आज पत्रकार भी नहीं कर पाते। मैं तो कर लेता हूँ खैर। नहीं, आप तो मैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों कर लेता आप हूँ। कर लेते हैं, लेकिन हाँ, अब तो नहीं, पत्रकार भी ट्रांसलिट्रेशन यूज करते बहुत हैं। मुश्किल होता है उनके लिए भी। हाँ। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा आपको हिंदी टाइपिंग आती है? पहले तो बोली हाँ, मैं तो हमेशा से माँ के अपने भाषण करती आई हूँ बचपन से, और उनको देखती आई हूँ। तो वो जो एक सेंस है उनकी पूरे जीवन का, एक ऐसा पहलू जो लोगों को नहीं मालूम, भाषा पे उनकी पकड़, तो वो जो खूबी उनकी है, लोगों से संवाद की जो उनकी एक शैली है, वो निश्चित रूप से क्लिक करती है। लेकिन उसको राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी करना, ये बात तो इस तरह से हो गई कि मैं ये बोलूं कि भैया मेरी नाक ठीक है, मैं आंख छोड़ देता हूं, या आंख ठीक है तो नाक छोड़। अरे भाई, ये एक कांग्रेस पार्टी की बॉडी का हिस्सा है। राहुल गांधी भी लीडर है, प्रियंका गांधी भी लीडर है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लीडर हैं, दूसरे भी लीडर्स हैं। उनके अपने अपने रोल हैं, और रोल जो पार्टी तय करती है उसके हिसाब से वो चलते हैं। प्रियंका जी ने अगर भाषण दिया तो ये पार्टी ने तय किया ना कि आप इस इशू पे बोलेंगे, आप दूसरे इशू पे दूसरे व्यक्ति बोलेंगे। जब बात हुई तो एक इशू पे राहुल जी ने ओपनिंग की, एक इशू पे मनीष तिवारी जी ने ओपनिंग की, एक इशू पे प्रियंका जी ने ओपनिंग, एक पे गौरव गोगोई जी ने ओपनिंग की। तो ये जो लोकसभा में काम हुआ, हर एक ने अपना रोल पार्टी के हिसाब से तय किया। पार्टी ने तय किया कि आप किस ऑर्डर पे जाके बैटिंग करेंगे। किसी को उसने ओपनिंग बैट्समैन बनाया, किसी को बोला तुम बॉलिंग करोगे। तो अब ये कहना कि भैया पार्टी में इसने बॉलिंग अच्छी की तो कल से मुझे बैट्समैन नहीं चाहिए, या इस बैट्समैन ने सेंचुरी मार दी तो मुझे विकेट कीपर नहीं चाहिए, ये नहीं होता। ये टीम गेम है, इस टीम गेम की तरह इसको देखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सबके अलग अलग रोल हैं, ठीक है, अलग अलग रोल हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल क्यों नहीं पाती है? 2014 के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो बड़े भरोसेमंद माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, सुष्मिता देव, फिर गुलाम नबी आज़ाद तो अलग ही उनका केस है, वो तो गए, वो भी गए, सब छोड़ के चले गए पार्टी। और अभी और कुछ बेचैन हैं, जैसे शशि थरूर, तो G23 भी बना था अलग। वो तो क्या बात है, लीडरशिप के में क्या प्रॉब्लम है कि अपने नेताओं को संभाल क्यों नहीं पाती पार्टी? देखिए, आप ये बात कर रहे हैं ये मानकर कि इस देश में लोकतंत्र अपने आइडियल रूप में है, और जो भी व्यक्ति तय कर रहा है वो अपनी स्वेच्छा से तय कर रहा है। आप ये मान के चल रहे हैं, जबकि ऐसा इस देश में है नहीं। बहुत सारे लोग जो तय कर रहे हैं, वो उनमें से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुतों को जानता हूँ, और आप भी जानते हैं कि वो मजबूरी में पार्टी छोड़कर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप मानते हैं दबाव के तहत, क्योंकि जिस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया, कई लोग उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, वो गए। फिर दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि एक तरफ आइडियोलॉजी होती है, एक तरफ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से केवल लेना चाहते थे, देना कुछ नहीं चाहते थे। अब अगर आपको, क्योंकि ज्यादातर तो वही गए जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तो सवाल ये है, तो पार्टी के साथ आपका जो संबंध है, क्या वो केवल लेने का होगा, देने का नहीं होगा? जब पार्टी के दिन खराब हुए तो आप उसको सहन नहीं कर पाए, आप बेचैन होकर महत्वाकांक्षा के तहत चले गए। तो ऐसे लोगों का तो कल की बजाय आज चले जाना उचित है, क्योंकि पार्टी जो है, पार्टी जब देश के अंदर एक नॉर्मल राजनीतिक प्रक्रिया के तहत बाहर नहीं हुई है। आज देश के अंदर वैचारिक संघर्ष है। दो तरह के देश की बात है कि वो RSS के सपनों का भारत बनेगा या नेहरू गांधी अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा। ये दो, अब जो इस सपने से अपने को जोड़ नहीं पाता,
वो आज कांग्रेस पार्टी में रहने में अपना नुकसान मानता है। शायद इसका एक कारण ये भी होगा कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता से बाहर कभी नहीं रही है। नहीं, वो क्योंकि उनको 77 में गई, 80 में आ गई, 89 में गई, 91 में आ गई, 96 में गई, भी 2004 में आ गई। लेकिन इस बार तो एक बहुत लंबा बड़ा हो गया वर्ग है जो पार्टी से लेने के लिए पार्टी में था, देने के लिए नहीं था। तो अब ये कहना कि पार्टी लीडरशिप उसको नहीं संभाल पा रही, वो गलत है। वो उनकी महत्वाकांक्षा लेने की, अपने को आगे बढ़ाने की थी, पार्टी को आगे बढ़ाने की थी नहीं। अदरवाइज जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आपके साथ गलत भी हो रहा होगा, तो भी आप उस पार्टी को क्या दे रहे हो, या तो आप वो सोचेंगे या आप ये सोचेंगे मैं राजनीति में क्यों हूं। नहीं, बड़ी संख्या में कांग्रेस का ग्राउंड वर्कर ऐसा है जो भले किसी पार्टी में वो एक्टिव ना हो, लेकिन कहीं गया नहीं, घर बैठ गया। देखिए, जो एक बड़ी आज संख्या की में कांग्रेसी ऐसे बिल्कुल, हैं। और ये पार्टीज में होता है। कई बार आपका पार्टी के अंदर तालमेल खराब हो जाता है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो क्या आप, मतलब ये वैसी चीज हुई, और कुछ एक के मामले में मैं ये बात बोलता भी हूँ कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और टीम का खिलाड़ी कह रहा है कि मेरा कैप्टन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजी ठीक नहीं बना रहा, फिर कल से मैं पाकिस्तान से खेलूंगा। क्या बात हुई? ये तो मैं कहता हूँ, ये तो आपने जो बात कही मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूँ कि वो कहते हैं कि बीजेपी से लड़ नहीं पा रही कांग्रेस, और फिर बीजेपी में चले जाते तो हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, ये इस हिपोक्रेसी के चलते जो लोग फैसला करते हैं, उसकी जवाबदेही कांग्रेस की लीडरशिप की नहीं हो सकती। क्योंकि जाने वालों का आप नाम देखिए ना, सुरेश पचौरी, रोहन गुप्ता, ये सारे लोग, मतलब जो कांग्रेस के बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है ना, गौरव वल्लभ, इनको क्या क्या नहीं दिया? इन सबको कांग्रेस ने दिया ना। सवाल ये कि इन्होंने कांग्रेस को क्या दिया, और जब मुश्किल समय है तो आप छोड़ के चल देंगे। तो इसकी जवाबदेही कांग्रेस की लीडरशिप की नहीं हो सकती है, बल्कि लीडरशिप की जवाबदेही उन लोगों के प्रति है जो तमाम दबावों के बावजूद, और दबाव केवल एजेंसीज का नहीं है, दबाव अपने परिवारों में, अपने मोहल्लों में, अपने ऑफिसों के अंदर, जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो जिस तरह से लोग पीछे पड़ते हैं अब संघ के सपोर्टर, वो दबाव सबसे बड़ा दबाव है। जब आप बात करते हैं आज की तारीख में सेकुलरिज्म की, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस की फिलॉसफी की, नेहरू की, अंबेडकर की, तो जो जिस तरह से लोग आपके पीछे पड़ते हैं, उस दबाव का मुकाबला करते हुए कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का लीडर आज पार्टी के साथ है, और उनकी जिम्मेवारी लीडरशिप की है, ना कि उनकी है जो मतलब से या डर कर चले गए। अब मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ, लीडरशिप के क्वेश्चन पर। देखिए, हमारे भारत में लीडरशिप के दो मॉडल हैं, एक रामायण काल का मॉडल है, एक महाभारत काल का मॉडल है। रामायण काल में भगवान राम लीडर थे, उनसे सबको सत्ता शक्ति मिलती थी। मतलब जब तक राम जी से हनुमान जी और सुग्रीव अंगद नहीं मिले, तब तक वो सब, बाली ने उनको सबको बाहर कर दिया था, वो पर्वत के कंदराम चुपचाप बैठे थे। राम जी से मिलते ही उनके अंदर ताकत आ गई, वही हनुमान ने लंका जला दी और अंगद ने जाके वहाँ रावण को चैलेंज किया और सब ताकतवर हो गए। तो लीडर से ताकत मिलना। दूसरा मॉडल है महाभारत काल का, वो है कि लीडर बहुत सच्चा है, सत्यवादी है, धर्मराज है, और नैतिक है, मॉरल है, उसका पूरा एक कैरेक्टर है, मर्यादित है, सब कुछ है। लेकिन उसको अर्जुन चाहिए धनुर्धर, उसको भीम चाहिए गदाधारी, उसको कृष्ण चाहिए एडवाइजर। तो कांग्रेस पार्टी, और चूंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन से निकली, महात्मा गांधी भी मुझे लगता है वो बहुत नैतिक थे, मर्यादित थे, अहिंसा वाले सत्याग्रही थे, सत्ता के लालच से बिल्कुल दूर थे। लेकिन उनको भी नेहरू, पटेल, सुभाष अब जैसे तमाम, मौलाना आज़ाद, ऐसे सेनानी चाहिए होते। आज की तारीख में बीजेपी के जो लोग हैं उनको तो मोदी जी लीडर हैं, उनसे ताकत मिल रही है, हर जगह मोदी जी जाते हैं पार्टी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरा उनके बारे में ये भी लोग कहते हैं भाई अध्यक्ष बनाना था उनको, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी में अर्जुन, भीम, कृष्ण, ये कौन है? क्या राहुल गांधी अगर युधिष्ठिर की भूमिका में हो तो उनको अर्जुन भीम नहीं चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई दिखाई पड़ रहा हो। आपने जो बात की, तुलना तो बड़ी अच्छी की। मैं तो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक अधिनायक सेंट्रिक अप्रोच है और एक डेमोक्रेटिक पंच परमेश्वर वाली अप्रोच है कि हम पंच मिलकर फैसला करते हैं। और कांग्रेस का जो नेचुरल गठन है वो अधिनायकवाद के खिलाफ है। कांग्रेस के अंदर बराबरी में बात होती है, लेकिन आज की तारीख में जहाँ कांग्रेस है वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप का जो रोल है वो फिलॉसफिकल नैरेटिव बनाने का है। राहुल गांधी जी इसमें सबसे आगे हैं। वो इस देश में आरएसएस के अगेंस्ट जो कांग्रेस की फिलॉसफी है उसको जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आज जनता को मालूम है कि आरएसएस ये चाहती है और कांग्रेस ये चाहती है। उसमें कुछ एक
डिस्टॉर्शन बीजेपी का सपोर्ट प्रोपेगेंडा सिस्टम करता है, लेकिन लार्जली लोगों को ये दोनों फिलॉसफीज का अब धीरे धीरे पता लगने लगा। और पिछले चुनाव में ये बहुत मुखर होकर आई जब संविधान बचाओ की पूरी बात पे चुनाव पलटा। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में 3.5 साल बचा है और पार्टी कमज़ोर है, तो अर्जुन, भीम, कृष्ण ये राज्यवार आएंगे। राज्य की लीडरशिप एक एक राज्य जीतेगी और वो सब मिलकर फिर जो है महाभारत की सेना बनेगी और फिर वो लड़ाई 29 की आएगी। इसलिए जो अगर आप नेशनल लेवल पे इस बात को करते हैं वो अभी डिलीवरी नहीं देगी। अभी राज्यों के अंदर अगर हम ये बात कहेंगे तो हर राज्य के अंदर अभी इसी हिसाब से टीम बनाने की कोशिश हो रही है कि वो टीम पार्टी को वहाँ बनाए, वहाँ का चुनाव जीते। एआईसीसी की टीम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रही है, एआईसीसी की टीम संगठन बनाने की लड़ाई लड़ रही है। जमीन की लड़ाई वो पीसीसी के लीडर को करनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस में भी एक जमाने में नेहरू जी से ताकत मिलती थी, इंदिरा जी से ताकत मिलती थी, नहीं आज भी राहुल गांधी से ताकत, खड़गे जी से ताकत मिल रही है। अगर हम दोनों का लीडरशिप नहीं हटा दें, अगर हम दोनों की हटा दें लोकसभा चुनाव से, तो आप देख लीजिए क्या रिजल्ट होता है। मैं 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने, 5 राज्यों में होने हैं, उसके बाद 27 में चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? ये मैं इस पर कंक्लूड कर रहा हूँ उस कार्यक्रम को। कांग्रेस इन चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव भी होने, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी, उसके बाद फिर अगले साल फिर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गुजरात भी होगा, हिमाचल भी होगा। तो इनमें आपको कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं, खासकर 26 के चुनाव में? और केरल में हमारे को विश्वास है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। पीछे लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, स्पष्ट रूप से विक्ट्री मिली और पार्टी काफ़ी सीरियसली वहाँ लेकिन तिरुवनंतपुरम में तो बीजेपी का मेयर बन गया। नहीं, वहाँ बन गया है वो एक आध जगह पे। इतना जब आप पैसा डालते हैं, आप जरा पता कीजिए कि जो एक लोकसभा में उनका रिजल्ट आया और यहाँ पे आया, उन्होंने कितना पैसा केरल में डाला, जिस केरल में पैसे पे चुनाव ही नहीं होते थे। तो वो तो जो है बुराई वहाँ पे लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ एक जगह पे आ सकता है। कर्सी शशि थरूर तो नहीं है? नहीं, शशि थरूर जी वो आगे एमपी हैं लोग। नहीं, शशि थरूर जी से पार्टी के अंदर लोगों को बहुत उम्मीद थी। 1000 से ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया और वो तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शशि थरूर जिस पार्टी को बनाना चाहते थे उस पार्टी को जिताना भी चाहेंगे। ये बात सच है। और दूसरी बात, जो असम है, असम में हम चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। वहाँ तो प्रियंका जी ने कमाल संभाली। इसलिए प्रियंका जी ने कमाल संभाली क्योंकि जो सबसे टफ फाइट है, वो चुनौती उन्होंने स्वीकार की और वो वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बन के वहाँ पे हम लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस के लिए वहाँ पे संभावना है। इस संभावना को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम है। तमिलनाडु पौंडीचेरी में निश्चित तौर पे हमारा अलायंस जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बंगाल के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी तो नहीं आ रही है, बाकी अलायंस के ऊपर बातचीत होनी है। अलायंस कांग्रेस कर सकती है तृणमूल कांग्रेस? इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मूड क्या है पार्टी का करने का? नहीं, इसमें मूड वाली बात नहीं है क्योंकि क्या होता है कि क्यों पिछला चुनाव तो आप लेफ्ट के साथ लड़े थे, उससे तो वहाँ पे जो मेन पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस है और बहुत कुछ तृणमूल कांग्रेस के रुख पे भी डिपेंड करता है। ये बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। तो इस साल कोशिश ये होनी चाहिए कि बीजेपी का जीरो खाता रहे। अगले साल आपने बोला तो उत्तराखंड और पंजाब तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए। ये 2 स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस के पास लीडर्स हैं, जहाँ कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं, जहाँ जनता हमें जिताना चाहती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इंडिया अलायंस के तौर पे। वहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट आना है। तो बीजेपी के लिए अब आने वाला वक्त वो कोई बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, बशर्ते गुजरात के लिए तो मैंने कहा हमने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि गुजरात, राहुल जी ने भी व्यक्तिगत रूप से चैलेंज लिया है कि गुजरात में तो अब बीजेपी को हराना है और ये संभव है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। हिमाचल बचा लेंगे आप? देखिए, हिमाचल में बहुत मुश्किल लड़ाई हमारी सरकार लड़ रही है। बीजेपी, क्योंकि वहाँ तो पलटा होती है ना, अल्टा पलटी होती है। मोदी सरकार ने उस स्टेट को फाइनेंशियली उसका गला घोंट के रखा है।
इसके बावजूद अब आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जहां रुख आपको बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टेटस को जो आज की तारीख में बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई पंजाब कोई वहाँ की सरकार को दिक्कत है, वहाँ के फाइनेंस को पटरी में लाने में 3 साल लग गया और अब 2 साल में मैं आज आपके यहाँ पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कोई भी स्टेट को आप सरेंडर नहीं कर सकते। अब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अपनी कमियों को मानकर जीत की योजना तो बनानी पड़ेगी। और ये बात मैं आपकी सहमत हूँ कि बीजेपी की वॉर मशीन से जीतने के लिए उतने ही लेवल पे प्लानिंग, उतने ही लेवल पे तैयारी की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी, आपने बड़ी बेबाकी से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। ये थे गुरदीप सप्पल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।